हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सो एजुकेशन। फ्रेंड्स, आपने बहुत सारी डिजीज़ेस के नाम सुने होंगे जैसे कि परनीशियस एनीमिया, बेरी बेरी, ग्लॉसाइटिस। तो ये जो सारी डिजीज़ेज़ हैं ये होती हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? ये एक ऐसे सेट ऑफ विटामिन्स होते हैं जो कि नेचर में एक साथ पाए जाते हैं। और ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलते हैं। और जितनी भी विटामिन्स होते हैं उन सारे विटामिन्स में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा जो टेक्निकल और टफ पड़ता है वो हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पड़ता है। तो आज के लेक्चर में हम ये कंप्लीट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को कवर करेंगे। इसके बारे में हम देखेंगे, इसके सोर्सेज देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे और इसका आरडीए देखेंगे। तो आज का लेक्चर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये बहुत ही इजी लेक्चर होने वाला है। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो एग्जाम्स में आने वाले सारे क्वेश्चंस आप इस टॉपिक से रिलेटेड कर लोगे। तो अगर हम आगे बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में, तो इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहली और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी सॉल्युबिलिटी। ये होता है सॉल्युबल इन वाटर। अब वाटर में सॉल्युबल होने की वजह से ये बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं स्टोर हो सकता है? क्योंकि अगर इसकी टॉक्सिसिटी होगी बॉडी में, यानी अगर बॉडी में ये बढ़ेगा तो ये हमारे यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगा, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल इन नेचर होता है। बात करें अगर इसके सेकेंड प्रॉपर्टी की, तो ये फंक्शन करता है एज अ को एंजाइम। को एंजाइम्स क्या होते हैं? को एंजाइम्स ऐसे नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एंजाइम में बाइंड रहते हैं और ये एक टाइप के ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है को एंजाइम्स का? ये एंजाइम की जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी है उसको इंक्रीज कर देते हैं। अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो इनका यूज होता है एज अ फूड एडिटिव्स। आपको पता होगा कि फोर्टिफिकेशन, एनरिचमेंट और एडिटिव्स के रूप में विटामिन बी को ऐड किया जाता है और इनका बहुत ही अच्छा रोल होता है एज एन एडिटिव। आगे अगर हम बात करें तो इनका लॉस देखने को मिलता है ड्यूरिंग द फूड प्रोसेसिंग। बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जैसे वॉशिंग, ब्लांचिंग, कटिंग। तो ये जो फूड प्रोसेसिंग टेक्निक्स हैं इनमें इनका लॉस देखने को मिलता है। इनका लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो वाटर सॉल्युबल नेचर है। वॉशिंग करेंगे तब भी ये सॉल्युबलाइज होकर के वेस्ट फॉर्म में चले जाएंगे। ब्लांचिंग अगर आप करते हो तब भी ये एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, वाटर में आ जाएंगे और सॉल्युबलाइज होकर के बाहर निकल जाएंगे। अब ये टोटल 8 टाइप के विटामिन होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले अगर हम बात करें तो B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। टोटल इतने विटामिन होते हैं जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आपको पढ़ने होते हैं। अब इनके केमिकल नेमिंग की भी हम बात कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वेरियस एग्जाम्स में इसके केमिकल नेम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ज़रूर पूछे जा रहे हैं। इस समय थोड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। बात करें B1 की तो इसका केमिकल नेम होता है थायामिन। B2 का अगर हम केमिकल नेम की बात करें तो ये होता है राइबोफ्लेविन। B3 के केमिकल नेमिंग की बात करें तो ये होता है नायासिन। B5 के केमिकल नेमिंग की बात करें तो ये होता है पेंटोथेनिक एसिड। B6 होता है पायरिडॉक्सिन। B7 होता है बायोटिन। B9 होता है फोलिक एसिड या फोलेट और B12 होता है कोबालामीन। तो ये तो हो गए इसके केमिकल नेम्स। केमिकल नेम्स हमने इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, डिफरेंट एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये तो कुछ जनरल प्रॉपर्टी हो गई विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। आगे हम बात करते हैं बी कॉम्प्लेक्स के सबसे पहले विटामिन यानी थायामिन की, जिसको हम विटामिन B1 के भी नाम से जानते हैं। बात करें इसकी प्रॉपर्टीज़ की तो ये हीट और एल्कली में अनस्टेबल होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो ये सेंसिटिव होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइड से। तो ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई?
ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फाइड का एज अ प्रिजर्वेटिव हम यूज करते हैं, उसमें विटामिन B1 का लॉस देखने को मिलेगा। अगर इसका लॉस हो जाता है फूड प्रोडक्ट से, तो ऐसे फूड प्रोडक्ट को कंज्यूम करने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये सेंसिटिव होते हैं, इस वजह से ऐसे प्रिजर्वेटिव का एडिशन विटामिन B1 वाले फूड प्रोडक्ट में हम नहीं करते हैं। बात करें अगर हम इसके फंक्शन की, तो जैसे कि इसका केमिकल नेम होता है थायामिन, तो ये जब कंबाइन होता है फॉस्फोरिक एसिड के साथ तो ये कंपाउंड बनाता है जिसे हम कहते हैं TPP, थायामिन पायरोफॉस्फेट। अब ये TPP वर्क करता है एज अ कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या होते हैं इसके बारे में हमने ऑलरेडी बताया आपको कि एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को बढ़ाते हैं और ये एक टाइप के ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके कुछ सोर्सेज की कि किन टाइप के फूड प्रोडक्ट्स में ये पाया जाता है, तो पॉर्क में, वोल ग्रेन में, लेग्यूम्स में, ट्यूना फिश में और सोय मिल्क में ये देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, RDA बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टाइप के विटामिन या मिनरल्स का या किसी भी टाइप के न्यूट्रिशन का। क्यों? क्योंकि ये रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस होता है जो कि NIN या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन डिसाइड करती है कि किस विटामिन का या मिनरल का कितना अमाउंट हमें डेली रिक्वायर्ड रहता है और मिनिमम कितना अमाउंट हमें डेली कंज्यूम करना चाहिए। तो मिनिमम इसको 1 mg पर डे हमें डेली कंज्यूम करना होता है। बात करें अगर इसकी डेफिशिएंसी से होने वाले डिसऑर्डर्स की, तो सबसे पहला डिसऑर्डर है इन्फेंटाइल बेरी, सेकेंड डिसऑर्डर है वेट बेरी, थर्ड डिसऑर्डर है ड्राई बेरी और फोर्थ डिसऑर्डर है वर्निक्स एंसेलोपैथी। इन्फेंटाइल बेरी जैसे कि नाम ही बता रहा है, ये इन्फेंट्स में होता है यानी न्यूली बॉर्न बेबीज में होता है। बात करें अगर वेट बेरी और ड्राई बेरी में, तो इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन्स होते हैं। देखिए, जो वेट बेरी होता है ना, ये एक टाइप का कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होता है, यानी ये कार्डियक डिसऑर्डर होता है जिसमें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। बात करें अगर ड्राई बेरी की, तो ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है या इसे हम न्यूरल बेरी भी बोल सकते हैं। तो हुआ क्या कि जो FSO का सेकेंड एग्जाम हुआ, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 दो एग्जाम्स होते हैं, तो सेकेंड एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आया कि कार्डियोवैस्कुलर बेरी या कार्डियक बेरी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। अब लोग वेट बेरी और ड्राई बेरी पढ़ के गए थे, कार्डियक बेरी देख करके वो बहुत ही परेशान हो गए। सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, आपको एटलीस्ट पता भी होना चाहिए ना कि वेट बेरी और ड्राई बेरी में डिफरेंस क्या होता है। अगर डिफरेंस पता है तो कार्डियक बेरी एक टाइप का वेट बेरी है, आपको पता रहेगा और आप ऑप्शन को आसानी से टिक कर सकते हो। नेक्स्ट अगर डिजीज की बात करें, वर्निक्स एंसेलोपैथी, तो इसमें क्या होता है कि ये एक टाइप का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, सेरिब्रम में प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम सही से प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता है। तो ये तो टोटल बात हो गई हमारे विटामिन B1 या थायामिन की। नेक्स्ट विटामिन की अगर हम बात करते हैं विटामिन B कॉम्प्लेक्स में, तो वो है विटामिन B2 जिसे हम राइबोफ्लेविन के नाम से भी जानते हैं। इसके प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये स्टेबिलिटी दिखाता है हीट में, बट अनस्टेबल होता है टूवर्ड्स द लाइट एंड एल्कली। मतलब अगर लाइट रोशनी ज़्यादा पड़ रही है ऐसे फूड प्रोडक्ट में, या बेस को ऐड कर दिया गया है, किसी भी टाइप के अल्कलाइन सब्सटेंस को ऐड कर दिया गया है, तो ये इम्प्रॉपर फंक्शनिंग दिखाएगा और इनएक्टिव भी हो सकता है। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो ये बिलोंग करता है येलो फ्लोरोसेंट पिगमेंट के ग्रुप से, जिसको हम बोलते हैं फ्लेविन्स। फ्लेविन्स की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपको पता होगा कि मिल्क में दो टाइप के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, पहला होता है कैरोटीन और दूसरा होता है फ्लेविन। फ्लेविन में भी जो मिल्क में पाया जाता है वो होता है लैक्टोफ्लेविन। जो कैरोटीन है वो तो एक टाइप का फैट सॉल्यूबल पिगमेंट होता है, लेकिन जो फ्लेविन होते हैं ये एक टाइप के वाटर सॉल्यूबल पिगमेंट होते हैं, क्योंकि राइबोफ्लेविन भी तो वाटर सॉल्यूबल है ना। तो लैक्टोफ्लेविन मिल्क में पाया जाने वाला एक टाइप का पिगमेंट होता है जो कि उसके येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। काऊ मिल्क में आप इसे आसानी से डिटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हम फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये पार्ट होता है फ्लेविन कोएंजाइम्स का, जैसे FMN और FAD। FMN क्या होता है? फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड। FAD क्या होता है? फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये एक टाइप के कोएंजाइम है और इसके स्ट्रक्चर में ये पार्टिसिपेट करता है।
नेक्स्ट अगर हम इसके सोर्सेज की बात करें तो मिल्क, मशरूम, टोमेटो, लीवर, ग्रीन वेजिटेबल्स इसके अच्छे सोर्सेज होते हैं। बात करें अगर हम इसके आरडीए की कि रिक्वायरमेंट डेली कितनी होती है, तो मिनिमम 1.3 mg पर डे इसकी रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहां आता है डेफिशिएंसी डिजीजेस का। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसी डिजीज जो है वो है चिलोसिस और ग्लॉसाइटिस, जो कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2 के होने से दिखती है। तो चिलोसिस में क्या होता है, इसमें ये लिप्स से रिलेटेड डिसऑर्डर है। पहली चीज तो लिप्स में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्रैकिंग आ जाती है। क्रैक्ड लिप्स के भी नाम से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा है कि कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से क्रैक्ड लिप्स देखने को मिलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B2। सेकेंड अगर हम देखें इसके सिम्टम की तो लिप पे अल्सर्स यानी छाले देखने को मिलते हैं। थर्ड सिम्टम यह है कि कॉर्नर्स, जो लिप का कॉर्नर होता है वहां पे क्रैकिंग देखने को मिलती है। छोटे बच्चों में आप ये डिजीज आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। गांव में देखेंगे आप कि ये डिजीज बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। सेकेंड डिसऑर्डर की बात करें तो ग्लॉसाइटिस है। ग्लॉसाइटिस में क्या होता है कि टंग पे रेड कलर के पैचेस पड़ जाते हैं। ये भी होती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन। तो ये टोटल बात हो गई विटामिन B2 की। नेक्स्ट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये है विटामिन B3, जिसे हम नायासिन भी बोलते हैं। नायासिन के प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल विटामिन होता है ये। और अगर हम बात करें तो इसमें निकोटिनिक एसिड और निकोटिनामाइड होते हैं। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B3 और नायासिन ऑप्शन में नहीं है, तो निकोटिनिक एसिड या निकोटिनामाइड अगर ऑप्शन में है तो आपको उधर टिक कर देना है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये भी विटामिन B3 के ही स्ट्रक्चर्स होते हैं। बात करें अगर हम इसके फंक्शन की तो ये कंपोनेंट होते हैं दो कोएंजाइम के NAD और NADP की। हमने सबसे पहले ही बात कर लिया था कि विटामिन का मेन फंक्शन ही होता है टू एक्ट एज अ कोएंजाइम। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है इसका ग्राउंड नट, अनरिफाइंड ग्रेन्स जैसे ब्राउन राइस आपको देखने को मिलेगा, फोर्टिफाइड सीरियल्स, रेड मीट और फिश। अच्छा, इसका आरडीए कितना होता है? इसका आरडीए होता है 15 to 20 mg पर डे। मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है डेफिशिएंसी का। तो डेफिशिएंसी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है पेलेग्रा। ये ना फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है इस समय जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसके लिए। अच्छा, पेलेग्रा को हम 3D डिजीज या 4D डिजीज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 3D या 4D जो हैं इसके सिम्टम्स होते हैं। पेलेग्रा जो डिजीज है ये एक ग्रुप ऑफ सिम्टोमेटिक डिजीज होती है। सबसे पहला सिम्टम होता है डायरिया। डायरिया को कहते हैं दस्त लगना। बेसिकली इसमें बॉवल मूवमेंट इंक्रीज हो जाता है ऐसे पेशेंट्स में। सेकेंड डी से यहाँ पे होता है डिमेंशिया। डिमेंशिया में बहुत ही कंफ्यूजन देखने को मिलता है ऐसे पेशेंट्स के अंदर, और उनका मेमोरी लॉस भी यहाँ पर देखने को मिलता है। थर्ड यहाँ पर जो सिम्टम होता है वो होता है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ओवर द स्किन। स्किन पे इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। तो ये तीनों सिम्टम अगर किसी डिजीज में प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोला जाता है पेलेग्रा। पेलेग्रा कॉज होती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ नायासिन या विटामिन B3। नेक्स्ट अगर हम बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन की बात करते हैं तो ये है पैंटोथेनिक एसिड या विटामिन B5। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये स्टेबिलिटी दिखाता है मॉइस्ट हीट में और न्यूट्रल सॉल्यूशन में, लेकिन अगर ड्राई हीट दी गई इसे तो वहां पर ये अनस्टेबल हो जाता है। बात करें इसके फंक्शन की तो ये कंपोनेंट होता है कोएंजाइम A का, जो कि हेल्प करता है एनर्जी रिलीज करने में फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस होती है और एक क्रेब्स साइकिल होती है। तो क्रेब्स साइकिल में आप कोएंजाइम देखोगे एसिटाइल कोएंजाइम A, तो वहां पर इसका रोल प्ले होता है और ये कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी के कन्वर्जन में प्रॉपर रोल प्ले करता है। बात करें सोर्सेज की तो बीफ, ऑर्गन मीट, एग, मशरूम, ब्रोकली और वोल ग्रेन इसके अच्छे सोर्सेज होते हैं। देखो, पैंटोथेनिक एसिड ना मोस्ट ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ इन्हीं में पाया जाता है। बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। इसका जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है वो है 15 to 20 mg पर डे। बात करें अगर हम इसके डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीजेस की तो पहली जो डिजीज है वो है बर्निंग फीट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहीं पर आता है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं।
बर्निंग फीट डिजीज में क्या होता है, इसमें जो फीट है वो उसमें बर्निंग सेंसेशन होता है और नंबनेस हो जाती है, लॉन्ग टर्म के बाद वो नम कर जाता है। बात करें अगर नेक्स्ट डिजीज की तो ये है पल्स राइज। हार्ट में जो हार्ट बीट होती है उसमें अगर राइज देखने को मिलता है तो उसे बोलते हैं पल्स राइज। सेकेंड होता है फेंटिंग। फेंटिंग का मतलब क्या होता है, चक्कर आना। मतलब ऐसे पेशेंट्स में फेंटिंग होने के चांसेस देखने को मिलेंगे जिनमें डेफिशिएंसी है B5 या पेंटोथेनिक एसिड की। एक यहाँ पे आपको बोनस पॉइंट देते हैं कि जो विटामिन B5 है ये गट माइक्रोब से भी सिंथेसाइज किया जाता है। तो गट में हमारे यानी इंटेस्टाइन में कुछ माइक्रोफ्लोरा प्रेजेंट होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी सिंथेसाइज करते हैं विटामिन B5 या पेंटोथेनिक एसिड को। ठीक है, ये तो हो गई बात विटामिन B5 की। नेक्स्ट आते हैं हम विटामिन B6 या जिसे हम केमिकली पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। बात करें अगर हम इसके प्रॉपर्टीज की तो ये स्टेबल होता है एसिडिक मीडियम में एंड अनस्टेबल टू लाइट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसके फंक्शन की बात करते हैं तो ये कोएंजाइम फॉर ट्रांसमिशन रिएक्शन, जैसे कि न्यूरोट्रांसमिशन। न्यूरोट्रांसमिशन का मतलब होता है कि न्यूरॉन से सिग्नल का ट्रांसफर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ, तो उसमें ये हेल्प करता है, एज अ कोएंजाइम वर्क करता है। बात करें अगर हम इसके सोर्सेज की तो व्हीट, कॉर्न, एग यॉक, लीवर, पटेटो, बनाना और फिश इसके अच्छे सोर्सेज होते हैं। इसका जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है वो है 1.3 to 1.7 मिलीग्राम्स पर डे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहां आता है कि इससे होने वाली डेफिशिएंसी डिजीजेस कौन सी होती हैं। तो कंफ्यूजन और कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं कि कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से कंफ्यूजन और कन्वर्जन देखने को मिलता है। देखो, डिप्रेशन और कंफ्यूजन तो आप जानते हो क्या होता है। कन्वर्जन्स क्या होते हैं, कन्वर्जन का मतलब होता है दौरे पड़ना। ऐसे पेशेंट्स में दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये बात हो गई विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन की। नेक्स्ट हम आते हैं विटामिन B7 जिसे हम बायोटिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B7 जो है इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये एज अ कोएंजाइम वर्क करता है इन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में। सेकेंड अगर हम इसको बात करें इसके प्रॉपर्टीज को, इसको विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज विटामिन H। अच्छा, विटामिन H इसे क्यों कहते हैं? देखिए, जर्मन लैंग्वेज में दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है HAAR और एक होता है HAUT। HAAR जो होता है इसका मतलब होता है हेयर और HAUT का मतलब होता है स्किन। देखिए, ये जो विटामिन होता है ना, ये हेल्दी हेयर और हेल्दी स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो H से हेयर, हार का मतलब हेयर होता है जर्मन में और हार्ट का मतलब भी स्किन होता है जर्मन में। तो ये दोनों H से शुरू होते हैं जिसकी वजह से इसको विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड अगर हम बात करें इसके फंक्शन की तो ये एज अ कोएंजाइम वर्क करता है कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस में। नेक्स्ट बात करें अगर इसके सोर्सेज की तो लीवर, किडनी, एग यॉक, ग्राउंड नट और एवोकेडो इसके अच्छे सोर्सेज होते हैं। इसके आरडीए की बात करें तो 30 मिलीग्राम पर डे इसका आरडीए होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहां आता है कि इसके होने वाले डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीजेस होती हैं। तो हेयर लॉस यानी बाल का झड़ना, क्योंकि हेल्दी हेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तभी तो इसका नाम हम विटामिन H रखे हैं ना। स्केली स्किन, स्किन पे स्केल्स देखने को मिलेंगे ऐसे पेशेंट्स में। वीक एंड ब्रिटल नेल्स, अच्छा हेयर और स्किन के सिवाय ये नेल्स के भी अच्छी प्रॉपर्टीज में वर्क करता है। मतलब इससे जो नेल्स होते हैं वो भी हेल्दी होते हैं। बात करें अगर हम नेक्स्ट विटामिन की तो वो है विटामिन B9 या फॉलिक एसिड। इसको हम फॉलिक एसिड क्यों बोलते हैं, ये आया है एक वर्ड फोलियम से। फोलियम या फोलिएज, इसका मतलब होता है ग्रीन लीफ। जब इस पे रिसर्च हो रही थी तो ये देखने को मिला कि जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनमें ये विटामिन सबसे ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलता है। और इसके प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो इसका लॉस देखने को मिलता है ड्यूरिंग स्टोरेज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करते हो तो इसमें इंटरनल ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है जिसकी वजह से इसका लॉस देखने को मिलेगा।
बात करें अगर इसके फंक्शंस की, तो ये हेल्प करता है न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में। मतलब जो हमारा डीएनए और आरएनए है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है और उसकी सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। सोर्सेस की अगर हम बात करें तो जैसे हमने बताया कि ये फोलियम वर्ड से बना है, फोलिक एसिड, और उसका मतलब होता है ग्रीन लीफ, यानी ये सबसे ज़्यादा पाया जाएगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। इस पर मैं क्यों इतना इंफेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज फाउंड इन ग्रेटेस्ट अमाउंट इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो उसका आंसर हो जाएगा फोलिक एसिड। इसके सिवाय ये किसमें पाया जाता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच, एस्पेरेगस तो हो गया, ऑर्गन मीट्स में भी पाया जाता है, और ड्राइड लेग्यूम्स यानी दाल के जो होते हैं दाल, उसमें पाई जाती है ये। और आरडीए की बात करें तो ये होता है इसका 400 mcg पर डे, यानी 400 माइक्रोग्राम्स पर डे इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ आता है कि इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीजेज होती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे मेगैलोब्लास्टिक, या इसको माइक्रोसिटिक एनीमिया भी बोलते हैं। मेगैलोब्लास्टिक या मैक्रोसिटिक एनीमिया में होता क्या है कि जो आरबीसी की शेप है ना, वो जो नॉर्मल शेप होती है उससे ज़्यादा बड़ी हो जाती है। जब आरबीसी की शेप बढ़ जाएगी रेड ब्लड सेल्स की, तो ऐसी डिजीज को बोला जाता है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, क्योंकि ऐसी डिजीज में जो आरबीसी होती है जिस शेप की होनी चाहिए उस शेप की नहीं होती है, जिसकी वजह से उसकी यहाँ पे ब्लड में कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट विटामिन की अगर हम बात करें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में, तो वो है विटामिन B12, जिसको हम कोबालामीन भी बोलते हैं। ये हमारा लास्ट विटामिन है अंडर द वोल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सीरीज। इसके प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो ये केवल और केवल पाया जाता है एनिमल सोर्सेज में, मतलब किसी भी टाइप के प्लांट सोर्सेज में, प्लांट फूड प्रोडक्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब कुछ लोग सोचने लगेंगे कि अगर ये एनिमल सोर्सेज में पाया जाता है तो वेजिटेरियन लोग क्या खाएंगे? भाई एनिमल सोर्स में सिर्फ मीट ही नहीं होता है, अंडा ही नहीं होता है। एनिमल सोर्स का मतलब दूध भी होता है, दही भी होता है, पनीर भी होता है, मक्खन भी होता है। तो मिल्क या मिल्क से बनने वाली जितनी भी सोर्सेज हैं, आप उसमें भी अगर उसका कंजम्पशन करते हो तो प्रॉपर मात्रा में आपको विटामिन B12 मिलेगा। बात करें अगर इसके फंक्शन की, तो ये प्रोड्यूस करता है आरबीसी, यानी आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड में हेल्प करता है, और सेल डिवीजन में भी ये इसका रोल देखने को मिलता है। इसके सोर्सेज की अगर बात करें तो लीवर, वोल मिल्क, कॉटेज चीज, एग, ये इसके अच्छे सोर्सेज होते हैं। आप यहाँ देखोगे कि किसी भी टाइप के प्लांट सोर्स में ये देखने को नहीं मिलता है। इसका जो आरडीए होता है वो होता है 2.4 मिलीग्राम्स पर डे। अच्छा, वेजिटेरियन लोग तो मान लो दूध के कंजम्पशन से इसकी कमी को पूरा कर लेंगे, लेकिन जो वीगन लोग हैं, वीगन लोग तो किसी भी टाइप के एनिमल फूड प्रोडक्ट का कंजम्पशन करते ही नहीं है, मतलब वो दूध भी नहीं पीते हैं, दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ खाते भी नहीं है। तो उनमें क्या होगा? उनमें इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है ना। तो होता क्या है कि हमारे कुछ गट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, गट माइक्रोब्स, वो भी इसका प्रोडक्शन करते हैं, यानी विटामिन B12 का प्रोडक्शन गट माइक्रोब्स करते हैं। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, वो भी इसका प्रोडक्शन करते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज है पर्नीशियस एनीमिया। अच्छा देखो, जरूरी नहीं है कि आप इसे खा रहे हो, लगातार डाइट में ले रहे हो तो इसकी डेफिशिएंसी नहीं होगी। होता क्या है कि ये पर्नीशियस एनीमिया एक टाइप की ऐसी डिजीज है जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होते हैं? जब हमारी ही सेल्स हमारी खुद की सेल्स को पहचानने से इनकार कर दें और उसको एज अ एंटीजन या पैथोजन ट्रीट करने लगें और उसको मारने लगें या उसकी फैगोसाइटोसिस करने लगें, तो ऐसी डिजीज को बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसका कंजम्पशन कर रहे हो तो ये एब्जॉर्ब हो ही जाएगा। अब ये होता कैसे है पर्नीशियस एनीमिया, इसका केस हम देखते हैं। देखो, हमारे स्टमक में ना एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। वो इंट्रिंसिक फैक्टर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ स्टमक से सीक्रेट होती हैं। वो क्या करती हैं कि B12 के साथ बाइंड कर लेती हैं और B12 को हमारा एब्जॉर्ब कराती हैं इंटेस्टाइन के थ्रू। अगर वो इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट नहीं होते हैं, मतलब जो सेल हमारी इंट्रिंसिक फैक्टर को सीक्रेट कर रही थी, उस सेल को हमारी बॉडी क्या करती है? उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लगती है। अब वो एंटीबॉडी क्या करती हैं कि जा करके इंट्रिंसिक फैक्टर का प्रोडक्शन बंद करवा देती हैं, जिसकी वजह से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में देखने को नहीं मिलता है। तो आप कितना खा रहे हो इससे मतलब नहीं है, वो एब्जॉर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा है इससे मतलब है। इसीलिए पर्नीशियस एनीमिया एक टाइप का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि ऐसे लोग जो वीगन हैं उनमें इसकी बिल्कुल ही कमी हो जाएगी, क्योंकि गट माइक्रोब भी इसको प्रोड्यूस करते हैं। तो दो विटामिन हमने देख लिया जिसका प्रोडक्शन हमारे गट माइक्रोब्स करते हैं, विटामिन B5 और विटामिन B12।
इसके अलावा अगर हम विटामिन B3 या नायासिन की बात करें तो वो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से भी प्रोडक्शन उसका देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने देखा ओवरऑल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। ये जो लेक्चर था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं और आएंगे इन फ्यूचर भी। मैं गारंटी देता हूं कि इस लेक्चर से रिलेटेड अगर विटामिन बी से रिलेटेड कोई भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन होता है तो इस लेक्चर से वो आप उसे आसानी से कर ले जाओगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। Hello everyone, are you gearing up for the Food Safety Officer exam? Are you on the hunt for top-notch coaching? Well, your search ends here. We're excited to announce that SWA Education is launching a new course specifically designed for the Food Safety Officer exam. Now you might be wondering, what makes this course stand out? What are the unique features that make it the perfect choice for your preparation? Let's dive in, shall we? First and foremost, we offer online classes. This means you can learn at your own pace from the comfort of your home. There's no need to commute or adjust your schedule. All you need is a stable internet connection and you're good to go. But that's not all. We also provide class notes. These notes are carefully curated by our expert educators who have advanced degrees in their respective fields. They provide in-depth explanations and are designed to help you understand complex concepts with ease. And for all you bookworms out there, we have subject ebooks. These ebooks cover a wide range of topics and are a great resource for additional learning. They're also easily accessible, which means you can refer to them whenever you need. Now, we all know that practice is key to success. That's why we've included a test series in our course. This series is designed to help you gauge your understanding of the topics and identify areas you need to focus on. But we didn't stop there. We also have mock tests. These tests are designed to mimic the actual exam, giving you a taste of what to expect. They're a great way to test your knowledge and improve your time management skills. So why wait? Download the SWA Education app and start your preparation now. For more information, please visit our website at www.swaeducation.com. To summarize, SWA Education is launching a new Food Safety Officer course. The course features include online classes, class notes, subject ebooks, a test series, and mock tests. The benefits are numerous, from convenience and flexibility to comprehensive learning resources and effective practice tools. The next step? Download the SWA Education app and start your journey towards success. Remember, the path to achieving your goals begins with a single step, and that step is just a click away. So, head over to our website and embark on your journey today. Thank you for your time and best of luck with your preparation.